Hello everyone, welcome back to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीज़न है। लास्ट क्लास में हमने डीपीएसपी को डिस्कस किया था, जहां पर हमने उन प्रिंसिपल्स, आइडियल्स और आइडियोलॉजी को डिस्कस किया था जो स्टेट को डायरेक्ट कर रहा था कि जब स्टेट कोई कानून या कोई पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है तो उस वक्त स्टेट को चाहिए कि वो उन प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी को अपने माइंड में रख कर कानून और पॉलिसी को फ्रेम करे। ठीक इसी तरह हम नागरिकों, शहरियों के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटीज़ है टुवार्ड्स द कंट्री। तो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आर्टिकल 51A पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फॉलो करता है। गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट को मैं बताना चाहूँगा। यहाँ आर्टिकल 51A पार्ट 4A को मेंशन किया है। ये इस बात को दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि ये आर्टिकल और ये पार्ट 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इसे बाद में ऐड किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी बिगिन टुडेज सेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, किसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवार्ड्स आवर कंट्री, डिफेंड द कंट्री एंड प्रमोट हार्मनी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंट्री के तई, यानी कि कंट्री, मुल्क के टुवार्ड्स हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम नागरिकों की कुछ अकाउंटेबिलिटी है कि हम कंट्री को डिफेंड करें। इसी के साथ साथ कंट्री में पीस और हार्मोनी को क्या करें, प्रमोट करें, उसे बनाए रखें। ये हमारी ड्यूटीज़ है। एंड द नेक्स्ट गाइस, अब हम यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीज़न के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही सिग्निफिकेंट है और क्वेश्चन भी इन्हीं पॉइंट को उठा करके फ्रेम किया जाता है। सो लेट्स सी दोज फैक्ट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टर्म है या आइडिया है, इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कहाँ से लिया है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम रिसोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से क्या है, इंस्पायर है। रशिया को जो पहले सोवियत यूनियन यूएसएसआर कहा जाता था। एंड द सेकेंड पॉइंट, these were incorporated in Part 4A of the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of the Swan Singh Committee. It is very significant point. इसमें इस बात को मेंशन किया है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में रखा गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में क्या है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। और पार्ट 4A 1950 को नहीं था, बाद में इसे ऐड किया गया था। और वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके ज़रिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसे 1976 में किया गया था। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए लाया गया, ये किसके रिकमेंडेशन पर, यानी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। तो इसका आंसर है कि रिकमेंडेशन ऑफ द स्वान सिंह कमेटी। स्वान सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके बाद पार्ट 4A को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिनली 10 इन नंबर। तो गाइस, ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था, उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो क्वांटिटी थी वो 10 थे। One more duty was added through the 86th Constitutional Amendment Act 2002। फिर बाद में यानी कि 2002 में जब 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, तब जाकर 11वां ड्यूटीज़ को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो टोटल मिलाकर अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द 11 ड्यूटीज़ आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 11 के 11 ड्यूटीज़ को आर्टिकल 51A में लिस्ट किया गया है, गैदर किया गया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। कि जिस तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP नेचर में नॉन जस्टिसिएबल था, ठीक इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नेचर में नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को
वायलेट किया जाता है बाय स्टेट, तो आप कोर्ट जा करके इसको इन्फोर्स करा नहीं सकते हैं लीगली। ये मतलब होता है नॉन जस्टिसिएबल का। सो गाइस, हमने डेफिनेशन को देखा, डेफिनेशन के बाद सम सिग्निफिकेंट फैक्ट्स को देखा। अब हम यहाँ से उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो कि 11 हैं, ब्रीफली उनको हम डिस्कस करेंगे। इन फैक्ट्स को जिक्र करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिस्ट को जिक्र कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जिसे एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया को फॉलो करना चाहिए। सो लेट्स सी। It shall be the duty of every citizen to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. तो फर्स्ट ड्यूटी ये है कि हमारी जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को मानना, फॉलो करना। इसी के साथ साथ जो आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको रिस्पेक्ट देना। नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इन सबको क्या करना? रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट करना। तो फर्स्ट ड्यूटी ये है। And the second, to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. सेकेंड ड्यूटी ये है कि जो नोबल आइडियल्स हैं, जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को इंस्पायर किया है, उन नोबल आइडियल्स को फॉलो करना, चेरिश करना। मतलब कि हमारे कंट्री को, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, कराने के लिए जो फ्रीडम फाइटर ने स्ट्रगल किया था और जो उनके नोबल आइडियल्स थे, उनको फॉलो करना, उनको चेरिश करना, ये भी हमारी ड्यूटी है। एंड द थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो थर्ड ये है कि जो हमारे कंट्री की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, इनको प्रोटेक्ट करना, इन्हें संभाल कर रखना। सॉवरेनिटी कि हम इंडियन, यानी हमारा जो कंट्री है, इंटरनल क्या है? इंटरनल सुप्रीम है, और एक्सटर्नल क्या है? इंडिपेंडेंट है। हम जो भी फैसला लेते हैं हम खुद से लेते हैं, किसी का हम पर इन्फ्लुएंस या हम किसी के डोमिनियन में नहीं है। यूनिटी की इत्तेहाद, भाईचारगी, इंटीग्रिटी, अखंडता, ये सारी चीज़ें क्या है? बने रहे, इनको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और गाइस, ये वाला पॉइंट जो है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र किया गया है। एंड द फोर्थ ड्यूटी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फोर्थ ड्यूटी में ये कहा गया है, जो हमारा कंट्री है, देश है, उसको डिफेंड करना। इसी के साथ साथ जब हमारे कंट्री हमसे मदद मांगे नेशनल सर्विस का, तो हम क्या है? नेशनल सर्विस के लिए भी क्या हो जाए? नेशनल सर्विस देने के लिए तैयार हो जाएं। एंड द नेक्स्ट, टू प्रोमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women. तो गाइस, इस ड्यूटी में कई सारे पॉइंट को मेंशन किया गया है, तो देखते हैं। पहला ये है कि पूरे इंडिया में तमाम लोगों में कॉमन ब्रदरहुड के स्पिरिट को क्या करना? प्रमोट करना, पीस और हारमोनी को बनाए रखना, कि हमारे तमाम लोगों में के बीच क्या हो? पीस हो, भाईचारगी हो। इसी के साथ साथ चूँकि हमारे कंट्री में डिफरेंट रिलीजियन है, डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं, और हर रीजन और सेक्शन एक दूसरे से क्या है? डाइवर्स है, मगर उसके बावजूद क्या है? यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़। और इसी के साथ साथ क्या है? उन प्रैक्टिस को ख़त्म करना जो औरत के, महिला के डिग्निटी के अगेंस्ट है, मतलब कि महिला को, औरतों को इज्जत देना। एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज़ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। इस ड्यूटी में मेंशन किया गया है, जो हमारे कंट्री, हमारे देश के कंपोजिट कल्चर हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, उनके रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना, वैल्यू करना, इज्जत देना, उसकी हिफाजत करना। एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। एंड द सेवन ड्यूटी ये है कि जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना, उसे इम्प्रूव करना, अच्छा करना उसमें, जिसमें क्या है? फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ, इन तमाम चीज़ों को क्या है? प्रोटेक्ट करना और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। और इसी के साथ साथ जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, जानदार जीव जंतु है, फ्लोरा एंड फोना है, उनके तय, उनके प्रति क्या है? काइंडनेस को, कंपेशन को शो करना, क्रूएल्टी को शो नहीं करना। एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज़ 8 टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो इसमें ये बात मेंशन किया गया है कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उसको छोड़ना, और नई चीज़ें जो आ रही हैं, साइंस डेवलप कर रहा है, उन तमाम चीज़ों को क्या करना? अडॉप्ट करना और डेवलप करना,
और इसी के साथ साथ कंट्री में इंसानियत को क्या है प्रमोट करना, डेवलप करना, और इसी के साथ साथ जो इंक्वायरी है किसी भी चीज़ को क्या है अपने दिमाग से सोच समझ कर क्या है उसे अडॉप्ट करना, इंक्वायरी करने की कोशिश करना, और इसी के साथ साथ क्या है मुल्क में, कंट्री में क्या है रिफॉर्म को, बदलाव को लाना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ड्यूटी इज़ टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडच्योर वायलेंस। इसी के साथ साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड करना, उसकी हिफाजत करना, कोई ऐसा काम ना करना कि जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या हो, नुकसान हो, डैमेज हो उसका। तो हम नागरिकों की जिम्मेदारी है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और इसी के साथ साथ जो वायलेंस है, हिंसा है, उसको ख़त्म करना, यानी अहिंसा की तरफ क्या है हमें उसे फॉलो करना। एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज़ to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endure and achievement. तो 10वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअली काम कर रहे हो या कलेक्टिवली कर रहे हो, तो हमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है कि हम जो भी करें सबसे अच्छा करें, ताकि इससे क्या होगा जो हमारी कौम है, हमारा नेशन है, वो कॉन्स्टेंटली क्या है आगे बढ़े, हाई पोजीशन तक क्या है जाए। एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। इस 11वें ड्यूटी में इस बात को मेंशन किया गया है कि हर पेरेंट और गार्जियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, स्पेशली उन बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल है। 6 से 14 साल के बच्चों को तालीम देना, उन्हें पढ़ाना लिखाना हर पेरेंट की ये ड्यूटी है। गाइस यहाँ पर एक पॉइंट को मेंशन किया गया है इन द ब्रैकेट, लेट्स सी, इट वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये जो 11वां ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये पहले जो है जब 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 10 ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, उस टाइम ये 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। इसे 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसे ऐड किया गया, जो टोटल 11 हो गए। तो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ यही कहता है कि हर पेरेंट की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, और इसी के साथ साथ ये फंडामेंटल राइट्स भी है हर बच्चों का, राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21A के अंडर आता है। तो इसी अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, जो कि आर्टिकल 21A में आता है, और इसी के साथ साथ एजुकेशन का जो राइट है ये ड्यूटी भी है हर पेरेंट की कि वो अपने बच्चों को तालीम दें, पढ़ाई लिखाएं। तो गाइस ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि 11 थे उसको हमने जिक्र किया, डिस्कस किया। अब आज जो हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसका कंक्लूज़न क्या है, सो लेट्स सी। तो आज के डिस्कशन का समरी ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया है, बोरो किया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में मेंशन किया गया है, और पार्ट 4A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर क्या है लाया गया था। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, मगर बाद में 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, फिर जाकर एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गया जो कि टोटल 11 हो गए। और ये 11 के 11 जो ड्यूटीज़ हैं ये सब के सब आर्टिकल 51A में क्या है इनको जिक्र किया गया है। और फिर उसके बाद हमने जिक्र किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक उसी तरह नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है जिस तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो गाइज़ आज के लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेजिस्लेचर को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम यूनियन लेवल पर जो पार्लियामेंट हुआ करता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।